गुड आफ्टरनून। वेलकम टू ऑनलाइन क्लास CGPS। बच्चों आज अपन देखेंगे इकाई 9 जो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अंतर्गत में इंटरनेशनल ट्रेडिंग के अंतर्गत में। तो चलिए फर्स्ट बैच स्टार्ट करते हैं बच्चों। यहाँ पर जो है पाठ्यक्रम पढ़ेंगे अपन जो है थोक व्यापार के बारे में पढ़ेंगे, फुटकर व्यापार के बारे में पढ़ेंगे, है ना, और विभागीय भंडार और बहुसंख्यक दुकान और डाकतार के बारे में पढ़ेंगे। और बहुत सारे इसमें दिया गया बच्चों, आपको ध्यान से अगला आते जाएगा उसके हिसाब से बताते जाएंगे, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो आंतरिक व्यापार मतलब आंतरिक मतलब अपने जो है गांव कस्बे अंतर्गत में जो है राष्ट्र के अंतर्गत में करते हैं, उसको आंतरिक व्यापार कहा जाता है। तो यहाँ पर देखें इंटरनल जो है ट्रेड जो है आधुनिक विक्रेता यह जानता है कि उसे क्रेता को ढूंढना है, ना कि उसे उसकी प्रतीक्षा करना है कि क्रेता उसे स्वयं ढूंढ लेगा। तो आप यहाँ पर देखेंगे बच्चों, यहाँ पर देखते हैं अपन यहाँ पर दोनों प्रकार के उपयोग किए जाते हैं। पहला देखते हैं यहाँ पर जो है आशय के अंतर्गत व्यापार को यदि हमें क्षेत्र के दृष्टिकोण से बांटा तो व्यापार प्रमुख दो प्रकार को क्षेत्र के अनुसार बोला है ना। तो प्रथम देशी व्यापार व दूसरा है द्वितीय जो है विदेशी व्यापार। विदेशी व्यापार में व्यापार का क्षेत्र एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र के व्यापारियों के मध्य होता है, जबकि देशी व्यापार जो है व्यापार में व्यापार का क्षेत्र जो है राष्ट्र स्तर पर ही होता है। इस प्रकार देशी व्यापार राष्ट्र की सीमा के अंदर ही होता है। कार्य में वहाँ पर देखेंगे आपने। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से आंतरिक व्यापार से ऐसे व्यापार से है जो किसी देश की सीमा के अंतर्गत हो या थोक या फुटकर दोनों प्रकार का कार्य कर सकते हैं। तो आंतरिक व्यापार की विशेषताएं देखेंगे बच्चों हम, जो अंदर का काम होता है हमारे पास। आंतरिक व्यापार जिसे हम गृह व्यापार भी कहते हैं, घर का व्यापार, इनकी विशेषता निम्न है। पहला, संपूर्ण जो है भुगतान एवं प्राप्तियां राष्ट्रीय मुद्रा के रूप में की जाती है, पहला नियम। दूसरा है समानतः माल को एक स्थान से दूसरे स्थान भेजने में कोई प्रतिबंध नहीं लगता, क्योंकि वहाँ पर देश के अंतर्गत क्या करते हैं। तीसरा है जो है माल के ट्रांसपोर्ट के विभिन्न माध्यम उपलब्ध रहते हैं, रेल ट्रक सड़क है ना, रेल सड़क जो है हवाई जहाज अन्य माध्यम से हम किए जा सकते हैं, है ना। अगला देखेंगे बच्चों अंतरिक्ष व्यापार में ध्यान देने योग्य बातें क्या होती है, यहाँ पर बताया गया है। प्रत्येक व्यापारी की सफलता एवं व्यापार का विकास वस्तुओं के क्रय विक्रय की आधुनिक प्रणाली पर निर्भर होता है। व्यापारी का उद्देश्य कम लाभ अधिक विक्रय होना चाहिए, सभी व्यक्ति चाहता है। वास्तव में माल का विक्रय करना एक कला है, अतः व्यापारी को वस्तुओं का क्रय विक्रय करते समय निम्न बातों का ध्यान देना चाहिए। पहला, विक्रय करते समय ध्यान देने योग्य बातें। पहला है विक्रय से क्रेता को संतोष प्राप्त होना चाहिए, विक्रय से बेचने से क्रेता को संतोष प्राप्त होना चाहिए। दूसरा, विक्रय जो है लाभदायक होनी चाहिए, ऐसा होना चाहिए जो लाभदायक हो, तभी महत्व है। विक्रय के व्यय कम होना चाहिए, मतलब हमारा खर्च भी कम हो। चौथा है बच्चों यहाँ पर विक्रय में निरंतर वृद्धि होती नहीं चाहिए, मतलब हमारा हमेशा बढ़ते रहे, ये हमारा सोच होना चाहिए। विक्रय की शर्त है जो शर्त आसान और वस्तुएं अच्छी होनी चाहिए, मतलब जो हम खरीद रहे हैं वो जो है शर्त आसान हो और अच्छी होनी चाहिए। कम लाभ अधिक विक्रय उद्देश्य होना चाहिए, कम लाभ से अधिक विक्रय, हम कम से लाभ में अधिक विक्रय कर सकें सर। जो है साथ देखें विक्रय का उद्देश्य स्थायी और नियमित ग्राहक बनाना होना चाहिए। सभी को विक्रय का उद्देश्य जो होता है स्थायी और नियमित जो ग्राहक बनाना होना आवश्यक, क्योंकि जो बनेगा वो क्या हमेशा खरीदते रहेगा वहाँ पर। अगला है जो आपका 8वां, विक्रय जो है वैधानिक जो है विधि द्वारा किया जाना चाहिए, जो नियम के तहत किया जाना चाहिए। अगला है क्रय करते समय ध्यान देने की बात है, जो हम खरीदते हैं उसके समय। तो क्रय मानक जो है वस्तु का होना चाहिए, कितना स्टैंडर्ड है ना। दूसरा है क्रय की शर्त उचित और सरल होनी चाहिए बच्चों यहाँ पर। तीसरा है क्रय उचित समय और मांग के अनुसार होनी चाहिए। क्रय जो है आगे देखेंगे, क्रय जो उचित मात्रा में होनी चाहिए, कितनी मात्रा में खरीदना है। जो है क्रय की विधि उचित होनी चाहिए, कैसे विधि से करना चाहिए। क्रय उचित मूल्य पर होना चाहिए। तो अगला देखेंगे बच्चों अपन जो है आंतरिक व्यापार की गतिविधियाँ, मतलब क्या कर एक्टिविटीज़ जो है आप इंटरनल ट्रेड के व्यापार के अंतर्गत जो है क्रय विक्रय ही व्यापार है। विक्रेता वस्तु प्रदान करता है और मूल्य प्राप्त करता है। जैसे विक्रेता जो है वस्तु प्रदान करता है तो और उसके बदले में मूल्य प्राप्त करता है। क्रेता मूल्य प्रदान करता है और वस्तु प्राप्त करता है। यह समझ लेना आवश्यक है कि क्रय विक्रय एक ही क्रिया का नाम है, जो एक पक्ष के लिए क्रय है तो वही दूसरे पक्ष के लिए विक्रय। इसी प्रकार वस्तु भी एक है, जिसे एक पक्ष देता है तो दूसरे पक्ष प्राप्त करता है। यह आदान प्रदान की सामान्य प्रक्रिया है, अतः यह अति सामान्य एवं सरल दृष्टिगोचर
होने वाली क्रिया इतनी सरल नहीं है। इस क्रिया को संपन्न करने के लिए विविध प्रक्रिया एवं उपक्रियाओं को संपन्न करना पड़ता है। वस्तु के क्रय करने के लिए वस्तु के संबंध में जानकारी प्राप्त करने एवं जानकारी प्राप्त करने के लिए करने के कार्य से भुगतान तक अनेक कार्य करने पड़ते हैं। इन्हीं कार्यों को व्यापारिक सौदे की गतिविधि कहते हैं। व्यापारिक सौदे की गतिविधियों को आंतरिक व्यापार गतिविधि भी कहते हैं। आंतरिक व्यापार की गतिविधि को दो भागों में विभाजित किया गया बच्चों यहाँ पर। पहला, ग्राहकों से संपर्क साधना। क्रेता वस्तु क्रय करना चाहे या क्रय करने के लिए कार्यवाही आरंभ करे, क्रय करना चाहे क्रय करने के लिए आरंभ करे। इसके पूर्व ही क्रेता या ग्राहक को आकर्षित या वस्तु को क्रय हेतु प्रेरित करने का कार्य करते हैं। मतलब किस प्रकार उसको ग्राहक को अपने ओर आकर्षित किया जाए, इसे संपर्क साधना कहते हैं। या विज्ञापन है, दुकान की सजावट है, प्रदर्शनी है, अभिकर्ता भेजना, विक्रय साहित्य का वितरण करना आदि के संपन्न द्वारा किया जा सकता है। अगला बच्चों पर क्रय विक्रय करना। क्रय विक्रय की एक प्रचलित प्रणाली होती है जिसके अनुसार किसी देश में वस्तुओं का क्रय विक्रय किया जाता है। इस प्रणाली को व्यापारिक सौदे की गतिविधियां कहते हैं। अगला देखेंगे बच्चों, व्यापार के दो पक्ष होते हैं, अतः व्यापारिक सौदे की गतिविधियां दो पक्षों द्वारा संपन्न किया जाता है। आंतरिक व्यापार के सौदे की प्रमुख विधियां निम्नलिखित है। भावों की पूछताछ है ना, पत्र भेजना, वस्तु आपूर्ति हेतु आदेश देना, इतना पूर्ति हो जाएगा, आदेश प्राप्ति की सूचना भेजना, क्रेता की आर्थिक स्थिति की पूछताछ करना, वस्तु या माल का संस्थान करना, पैकिंग करना पर, माल या वस्तु का प्रेषण भेजना वहाँ पर, बीजक तैयार करना मतलब कितना माल वहाँ पर जा रहा है, वस्तु प्रेषण की सूचना भेजना, माल की सुपुर्दगी लेना, माल के संबंध में शिकायत भेजना, कुछ खराबी है करके, है ना। उसके बाद शिकायतों का निराकरण करना, उसमें फिर भुगतान करना, भुगतान प्राप्ति की पावती भेजना, फिर खाता विवरण भेजना। इस प्रकार अपना कार्य किया जाता है बच्चों। यहाँ पर उपयुक्त व्यापार की उपयुक्त गतिविधि दोनों पक्षों द्वारा संपन्न की जाती है, क्योंकि संपूर्ण क्रियाओं का संबंध दोनों पक्षों से होता है। फिर भी कुछ क्रियाएं क्रेता द्वारा एवं कुछ क्रियाएं विक्रेता द्वारा संपन्न किए जाते हैं। तो क्रेता द्वारा किए जाने वाला कार्य पहले भाव की पूछताछ करते हैं बच्चों क्रेता लोग, है ना। फिर उस पूछताछ होने के बाद उसको आदेश देना, फिर आदेश देने के बाद क्या करता है, उसकी माल की सुपुर्दगी ले लेना, फिर माल के संबंध में शिकायत भेजना कि हमको जो सुपुर्दगी लिया है वो कुछ गलत है, फिर लास्ट में उसको क्या करना, भुगतान करना। लेकिन विक्रेता द्वारा किया जाने वाला कार्य बेचने वाला पहले सबसे पहले निर्क पत्र भेजना, वहाँ पर ये चाहिए कर, फिर उसके बाद आदेश प्राप्ति की सूचना देना चाहिए, मेरे को प्राप्त हुआ नहीं करके। दूसरा, फिर क्रेता के आर्थिक स्थिति की जानकारी प्राप्त करना, वहाँ पर कैसा हो, फिर माल का संस्थान करना और पैकिंग करना उसमें, फिर माल वस्तु का संप्रेषण कर देना, फिर बीजक तैयार करना, फिर सातवां वस्तु प्रेषण की सूचना भेज देना, शिकायतों का निराकरण करना, भुगतान प्राप्ति की पावती भेजना, फिर खाता का विवरण बनाना। इस प्रकार देखिए हम बच्चों की विक्रेता और क्रेता द्वारा बनाए जाने वाले अंतर्गत में कार्य करते हैं। अगला देखिए आंतरिक व्यापार के स्वरूप। व्यापार के संचालन के स्वरूप के आधार पर वर्ग व्यापार को दो भागों में विभक्त किया जाता है। पहला थोक व्यापार और फुटकर व्यापार, ये बहुत महत्वपूर्ण उपयोग है बच्चों। थोक व्यापार को बोलते हैं होलसेल, आपको मालूम होलसेलर बोलते हैं बच्चों, यहाँ पर थ्रेड। तो थोक व्यापारी की अग्नि परीक्षा की जा रही है कि क्या अब भी उसका ध्यान हमारी विपणन व्यवस्था में है, जब तक वह अन्य संस्थाओं की अपेक्षा विपणन सेवाओं को अधिक संतोषजनक स्थिति में कर सकता है अथवा करता है, उसको लाभप्रद स्थान मिलता रहेगा। ये बताया JF है ना पायल के अनुसार। अगला देखेंगे कॉन्सेप्ट अंतर्गत प्राचीन काल में उत्पादक वस्तु का निर्माण स्थानीय स्तर पर लघु पैमाने पर करते थे। वे अपने उत्पादित या निर्मित वस्तुओं का विक्रय स्थानीय ग्राहकों को करते थे। इस प्रक्रिया में ना तो मध्यस्थों की आवश्यकता होती थी और ना ही वितरण में कोई कठिनाई होती थी, है ना। आज का दृश्य परिदृश्य निभिन्न है, आज जो बदल चुका है। उत्पादन एवं वितरण की प्रणाली न केवल विस्तृत या व्यापक है वरन जटिल भी हो गया आज के पहले से, है ना। उत्पादन अनेक प्रकार के जोखिमों से युक्त आज भरा हुआ है, अतः निर्माणकर्ताओं को सहयोगी की आवश्यकता प्रतीत हुई तो जोखिम को कम करने एवं निर्मित वस्तुओं के विक्रय में सहायता कर सकते हैं, क्योंकि आज के हम सहयोग लेना भी बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। इस प्रकार उत्पादक एवं उपभोक्ता के बीच कुछ कुशल एवं चतुर व्यक्तियों का प्रवेश हुआ है। इन्हें मध्यस्थ कहा जाता है, जैसे थोक व्यापारी भी एक मध्यस्थ है।
थोक व्यापारी बड़ी मात्रा में उत्पादकों से माल क्रय करता है और फुटकर व्यापारी को थोड़ी मात्रा में उनके द्वारा चाही गई मात्रा में माल का विक्रय कर देता है। इस प्रकार उत्पादक के माल को उपभोक्ता तक पहुंचाने में वह उत्पादक एवं फुटकर व्यापारी की सहायता करता है। ठीक है बच्चों, अगला अपन देखेंगे यहाँ पर जो है थोक व्यापारी परिभाषा के अंतर्गत पहला एक ही पढ़ेंगे। यहाँ पर मैसन एवं व्रत के अनुसार एक व्यक्ति या फर्म जो वस्तुओं को क्रय करके या तो फुटकर विक्रेताओं को उपभोक्ताओं को पुनः विक्रय के लिए बेचता है, तो यह व्यावसायिक फर्म को बेचता है, उन्हें औद्योगिक और व्यावसायिक उपभोग में लाया जाए थोक व्यापारी कहलाता है। तो अगला पढ़ेंगे बच्चों जो है आपका यहाँ पर थोक व्यापारी की विशेषताएं लक्षण। आज के लिए बेटा गुड डे।